नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने केंद्र सरकार को बड़ी राहत देने का काम किया है। 4.1 की बहुमत से नोटबंदी को सही बताया गया है। अब एक तरफ केंद्र कोर्ट के इस फैसले के जरिए विपक्ष पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से सरकार से बड़ा सवाल पूछा गया है। जोर देकर कहा गया है कि अगर नोटबंदी इतनी बड़ी सफलता है तो बीजेपी इसे सेलिब्रेट क्यों नहीं करती। ओवैसी कहते हैं कि बहुत अजीब बात है, नोटबंदी का जो भ्रष्टाचार खत्म करने का उद्देश्य था वो सब एक मजाक हो गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आक्रामक थे। अखिलेश ने सपा और कांग्रेस की विचारधारा में अंतर बताते हुए राहुल गांधी की पार्टी पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा एक है। अखिलेश यादव के सुर अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। एक दिन पहले तक राहुल गांधी पर हमलावर रहे अखिलेश यादव के तेवर अब नरम पड़ते आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा की यूपी में प्रवेश करने से ठीक एक दिन पहले अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है। अखिलेश यादव ने अपने पत्र में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण देने के लिए धन्यवाद दिया है। छत्तीसगढ़ में नया एथेनॉल प्लांट करीब तैयार हो चुका है। यह PP के जरिए तैयार देश का पहला एथेनॉल प्लांट होगा। अप्रैल महीने से इस प्लांट में उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। कवर्धा जिले में भोरमदेव शक्कर कारखाने के बगल में इस प्लांट को स्थापित किया गया। यहां गन्ने के रस का इस्तेमाल करके एथेनॉल बनाया जाएगा। बता दें कि 2020 में CM भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने इस प्लांट की मंजूरी दी थी। इस प्लांट को लगाने के लिए युद्ध स्तर पर काम चला और अब यह उत्पादन के लिए तैयार है। एक अनुमान के मुताबिक 80 किलोमीटर उत्पादन का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया, जिसे भविष्य में और बढ़ाने की योजना है। दिल्ली के कंझावला कांड को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों ने दिल्ली के सुल्तानपुरी थाने के घेराव का जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उधर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के LG विनय सक्सेना के दफ्तर के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस को भीड़ के काबू करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। वहीं घटना में शामिल 5 आरोपियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। दिल्ली के कांझावाला में रविवार तड़के एक युवती का नग्न अवस्था में शव मिला था। बॉडी के कई हिस्से क्षत विक्षत हो गए थे। केंद्र सरकार ने रविवार यानी 1 जनवरी से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 81.35 करोड़ लाभार्थी को 1 साल के लिए मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम शुरू कर दिया है। दरअसल खाद्य मंत्रालय ने शनिवार को ऐलान किया था कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2023 तक सभी लाभार्थियों को NFSA की धारा 3 के तहत चावल, गेहूं और मोटे अनाज मुफ्त में वितरित किया जाएगा। हालांकि घोषणा में यह भी कहा गया है कि मिड डे मील जैसे अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए राज्य को आपूर्ति किए जाने वाले खाद्यान्नों के आउटपुट मूल्यों में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। भारत की आबादी तेजी से बढ़ रही है। एक अनुमान के मुताबिक अब से करीब 14 महीनों में जब भारत 2024 का बजट पेश करेगा, देश की आबादी चीन के पार कर चुकी होगी। भारत की अनुमानित आबादी 1.83 बिलियन होगी, जो इस 2023 के आखिर तक दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बना देगी। और आपको बता दें कि इस कीर्तिमान के 2 पहलू होंगे। इसका फायदा है कि भारत की GDP को बढ़ाकर उस समय तक $4 ट्रिलियन तक पहुँच सकती है। जम्मू में आतंकी हमले पर महबूबा मुफ्ती ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि जम्मू में हमारे लोग मारे जाते हैं। महबूबा मुफ्ती ने पीड़ित परिवारों के लिए दुआ की है। उन्होंने कहा है कि सरकार इस तरह की घटनाओं पर राजनीति करती है। हिंदू मुस्लिम करने का भी काम किया जा रहा है, लेकिन हम इस तरह की घटनाओं से बहुत दुखी हैं। हाथ और हाथ मलते रह जाते हैं। जम्मू कश्मीर में हर बासिंदा हमारा है, चाहे हिंदू या मुस्लिम। जो कश्मीर जगह है ऐसी है जहाँ सभी धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर महबूबा मुफ्ती ने BJP पर सीधे सीधे तंज भी कसा है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 6000 अनाथ बच्चों को नए साल के तोहफे के रूप में राज्य सरकार ने उनकी उच्च शिक्षा और दैनिक जरूरतों के लिए 101 करोड़ रुपए का कोष मुख्यमंत्री सूखा श्रेय सहायता कोष स्थापित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि कांग्रेस के सभी 40 विधायकों ने अपने पहले वेतन से 1-1 लाख रुपए इस कोष में देने का फैसला किया है और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत उद्योग से और राशि एकत्र की जाएगी। यूक्रेन और रूस के बीच करीब 10 महीने से ज्यादा से चल रहे युद्ध ने अब और भी हिंसक रूप ले लिया है। नए साल से ठीक पहले रूस ने यूक्रेन पर अब तक सबसे बड़ा मिसाइल और ड्रोन अटैक हुआ था। वहीं इस बीच नए साल के दूसरे दिन यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन ने कहा है कि उसने डोनेस्टक रीजन में मकीविका इलाके में बड़ा मिसाइल अटैक किया है, जहां पर रूसी सैनिकों के तैनात होने की पुख्ता खबर थी। यूक्रेन ने दावा किया है कि इस दौरान उसने करीब 400 रूसी सैनिकों को मार गिरा है। वहीं रूस ने भी सैनिकों के मारे जाने की बात कही, लेकिन उनका कहना है कि सैनिकों की संख्या 400 के आसपास भी नहीं है।
नोटबंदी की प्रक्रिया पर लगातार उठ रहे सवालों पर सोमवार सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगा दिया। भ्रष्टाचार और काले धन पर रोक लगाने के लिए किए गए इस निर्णय की प्रक्रिया को शीर्ष अदालत ने सही ठहराया है। वरिष्ठ पत्रकार अशोक बगाड़िया के मुताबिक कोर्ट ने फैसले को सही ठहराते हुए पहले इस पूरी प्रक्रिया को 6 बिंदुओं पर परखा था। इसी आधार पर कोर्ट ने केंद्र सरकार के खिलाफ दायर सभी 58 याचिकाओं को खारिज किया है। कोर्ट ने यह भी तर्क दिया है कि फैसले में कोई गड़बड़ी नजर नहीं आती। हालांकि बेंच में शामिल अकेली महिला जज बीबी नागरत्ना ने नोटबंदी को प्रक्रिया पर सवाल उठाए। हिमाचल, गुजरात और दिल्ली एमसीडी के चुनावी नतीजे पिछले 8 दिसंबर को आए थे। दिल्ली और गुजरात में कांग्रेस को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था, तो वहीं हिमाचल में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने वाली कांग्रेस ने अपनी साख बचाई थी। वीरभद्र परिवार या कोई और सीएम की उधेड़बुन से जल्दी ही निपटते हुए 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री के तौर पर सुखविंदर सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को शपथ मिली। लेकिन साल बदल के 2022 से 23 आ गया। अब तक करीब 21 दिन हो गए, लेकिन अब तक महज 68 सीटों वाले राज्य में अब तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो सका। इस बीच मुख्यमंत्री इस बार दिल्ली दौरा भी कर चुके हैं। कोविड महामारी की नई लहर की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 1 जनवरी से चीन समेत इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने गुरुवार को इस फैसले को जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिणी कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड से भारत आने वाले यात्रियों को 1 जनवरी से नेगेटिव कोविड टेस्ट रिपोर्ट देना जरूरी होगा। स्थानीय निकाय चुनाव मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया। शीर्ष अदालत ने कहा है कि वह इस मामले में 4 जनवरी को सुनवाई करेगा। दरअसल शहरी स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में निकाय चुनाव पर सरकार की मसौदा अधिसूचना को रद्द कर दिया गया था। नए साल में केंद्र सरकार आम आदमी को बड़ी सौगात देते हुए 8 बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया। इन योजनाओं में पोस्ट ऑफिस की किसान विकास पत्र स्कीम भी शामिल है, जो लोगों के बीच काफी चर्चित है। सरकार ने इस स्कीम में निवेश पर मिलने वाली ब्याज दरों में बढ़ोतरी के ऐलान किया, जो 1 जनवरी 2023 से लागू होगा। निवेश के लिए सुरक्षित माने जाने वाले पोस्ट ऑफिस स्कीमों में लोग अच्छे स्तर पर निवेश करते हैं, इसलिए पैसा डबल करने वाली किसान विकास पत्र योजना में लोग निवेश करते हैं। अब दुबई में शराब पीने वालों की मौज हो गई है। बता दें कि यूएई सरकार ने शराब की बिक्री को लेकर बड़ा फैसला लिया है। फैसले के अनुसार शराब की बिक्री पर लगाए गए 30% टैक्स को खत्म कर दिया। यह फैसला सरकार ने पर्यटकों को खुश करने के लिए किया है। साथ ही शराब का लाइसेंस लेने के लिए लगने वाली फीस को भी खत्म करने का ऐलान किया। यूएई की सरकार ने 1 जनवरी 2023 से शराब की बिक्री पर लगाए 30% टैक्स को खत्म कर दिया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को सत्ता में आए 4 साल का वक्त गुजर गया है। इस दौरान भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार ने अपनी पहचान नवाचार वाली सरकार की बनाई है। भूपेश बघेल को इस दौरान कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा ऐतराज केंद्र सरकार के रुख से है, जिससे राज्य के खाते में सिर्फ उपेक्षा ही आई है। बघेल ने न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए गए साक्षात्कार के दौरान राज्य की बदलती तस्वीर और केंद्र सरकार के रवैये पर पूछे गए सवाल पर खुलकर जवाब भी दिया है। लिंक रोड के निर्माण के लिए 45 दिनों के वास्ते बंद आश्रम फ्लाईओवर के पास की सड़कों पर सोमवार को भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिला है। कुछ यात्रियों ने ट्विटर पर जाम की तस्वीरें साझा की, जबकि व्यस्त समय के दौरान मार्ग पर यात्रा करने वाले कई लोगों ने दावा किया कि उन्हें इस खंड को पार करने में लगभग आधा घंटा लगा। अधिकारियों ने कहा है कि इलाके में भारी यातायात है और कई लोगों ने जाम की सूचना देने के लिए पुलिस को भी फोन किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा है कि 2025 तक दिल्ली की 80% बसें बिजली से चलने वाली होगी और ई बसें चलाने से राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण कम करने में काफी मदद मिलेगी। केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए एक रोड मैप साझा करते हुए कहा है कि सरकार 2023 में ऐसी 1500 बसें खरीदेगी और 2025 तक 6380 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएगी। उन्होंने 50 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाने के लिए राजघाट डिपो में आयोजित एक समारोह में कहा है कि हमारे पास अभी 300 इलेक्ट्रिक बसें हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को कहा है कि जम्मू कश्मीर के डांगरी गांव में हुए आतंकी हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने इस घटना में मारे गए नागरिकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। रविवार को राजौरी जिले में हुए हमले में 4 लोगों की मौत हो गई थी और 6 अन्य घायल हो गए थे और सोमवार को एक पीड़िता के घर के पास एक IED विस्फोट में एक बच्चे की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। और आपको बता दें कि इसी को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ट्वीट किया है कि मैं राजौरी में किए गए कायराना हमले की कड़ी निंदा करता हूँ। मैं लोगों को आश्वासन देता हूँ कि इस घृणित कृत्य के लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और यहाँ पे मुआवजे की भी मांग की गई है और 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और एक सरकारी नौकरी भी दी जाएगी।
भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 173 नए मामले सामने आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,78,822 हो गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 2,670 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार की सुबह 8 बजे जारी उद्यतन आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में संक्रमण से एक मरीज की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 5,30,707 हो गई है। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। थोड़ी राहत के बाद नए साल पर एक बार फिर से ठंड और कोहरे का प्रकोप बढ़ गया है। शीतलहर को देखते हुए कई राज्यों में स्कूल को बंद करने का फैसला लिया गया। भीषण सर्दी के चलते उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के स्कूलों में शीतकालीन छुट्टियां की गई है। इस खबर में हम आपको बताएंगे ठंड में कहां और कब तक छुट्टियां रहेगी। बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में ठंड और कोहरे को प्रकोप जारी। इस बीच दिल्ली की सरकार ने सभी स्कूलों को 1 जनवरी से 15 जनवरी तक बंद करने का फैसला लिया है। आज नए साल 2023 का पहला कारोबारी दिन है। सराफा बाजार में नए साल के पहले दिन कारोबारी की शुरुआत तेजी के साथ हुई। भारतीय सराफा बाजार में सोना चांदी 246 रुपये प्रति 10 ग्राम की दर से महंगा हुआ, तो चांदी की कीमत 435 रुपये प्रति किलो की दर से उछाल देखा जा रहा है। इसके बाद सोना एक बार फिर 55,000 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 68,000 रुपये प्रति किलो के पार बिकने लगी है। तवांग में चीन से हुई झड़प के बाद पहली बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान रक्षा मंत्री एलएसी में सटे सियांग के इलाके में बीआरओ के एक अहम पुल का उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश से कुल 4 सीमावर्ती पुलों का उद्घाटन किया जाएगा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सियाम ब्रिज के उद्घाटन समारोह में खुद सियांग में मौजूद रहेंगे। 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश को कवर करने के बाद 3 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण दिल्ली से फिर शुरू होगा और 30 जनवरी को श्रीनगर में राहुल गांधी द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ इसका समापन होगा। एआईसीसी महासचिव संगठन सी वेणुगोपाल और एआईसीसी महासचिव संचार जयराम रमेश ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, भारत जोड़ो यात्रा अब कन्याकुमारी में गांधी मंडप से दिल्ली में लाल किले तक 3,122 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।